अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने DSM-5 की हिस्ट्री वगैरह के मुतालिक पढ़ा था और साथ ही मैंने आपको मेंटल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन बताई थी। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, लेकिन हम किसी को भी मेंटल कह दें या हम किसी को भी मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज कर दें, ये कैसे मुमकिन है जब तक कि हमें कुछ बेसिक चीज़ों को ना पता हो। बेसिक चीज़ें हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई फ़र्द हमारे पास आता है तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है। और कैसा बिहेवियर होगा तो हम कहेंगे नहीं, ये एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। यानी कि DSM-5 को आगाज़ करने से पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है और एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, ठीक है। नॉर्मल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फ़र्द का ऐसा रवैया जो कि जिस माशरे में वो फ़र्द मौजूद है उस माशरे के असूलो ज़वाबित, ठीक है, उस माशरे के जो भी कवानीन बनाए गए हैं उसके मुताबिक और वहाँ पर मौजूद जो रिवायात हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हो, तो ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। DSM-5 में हम पढ़ेंगे, जब मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हम पढ़ेंगे जो कि शायद हमारे पाकिस्तानी कल्चर के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी के लिहाज से तो शायद एबनॉर्मल हों, लेकिन किसी और सोसाइटी के लिहाज से, किसी और कल्चर के हिसाब से जो है वो नॉर्मल बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए जब हम किसी भी फ़र्द का बिहेवियर जज करेंगे तो हम उसमें पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ उसके कल्चर में जो है वो मौजूद है या नहीं है, उसकी सोसाइटी में, उसके रूल्स में, ठीक है, उसकी जो रिवायात हैं उसमें ये चीज़ है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर हम नॉन मुस्लिम्स को देखते हैं तो वहाँ पर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खाए जाते हैं, ठीक है। और कोई इंसेक्ट्स खा रहा हो तो ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, उनके लिए नॉर्मली बात है कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही काम यहाँ बीइंग मुस्लिम पाकिस्तान में रहकर कोई खा रहा हो, इंसेक्ट्स को खा रहा हो, कच्चा गोश्त खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, तो हम उसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक, हमारे अपने मुस्लिम होने के मुताबिक हमारा जो मज़हब है, हमारी जो रिवायात हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाएँ, ठीक है। हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, वो हराम है। तो यह हमारे मज़हब में होने के नाते अगर कोई मुस्लिम हमसे आया है, हमारे पास आया है, तो हम उसके बिहेवियर में ये चीज़ नोट करते हैं तो हम उसे एबनॉर्मेलिटी कहेंगे। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो हमसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है और वो ये चीज़ें बता रहा है, आप उससे पूछते हैं आप क्या डाइट में लेते हैं, वो सारा कुछ बता रहा है कि हम ये चीज़ें लेते हैं, तो आप उससे कभी भी एबनॉर्मल नहीं कहोगे, क्योंकि वो उसकी सोसाइटी और उसके कल्चर के मुताबिक हो सकता है, ठीक है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर से मुराद किसी भी फ़र्द का वो रवैया होता है, वो किरदार होता है जो कि उसकी जो सोसाइटी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी असूल ज़वाबित के से बिल्कुल हट कर होता है, यानी जिनसे वो इनहराफ कर रहा हो, यानी जिसकी वो मुखालफत कर रहा हो, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बच्चों की मिसाल दूं तो हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि बच्चे जो हैं वो बड़ों के सामने चीखें, चिल्लाएं और तोड़ फोड़ करें। वैसे भी अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा किसी बड़े के सामने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और मैक्सिमम यही उसकी रूटीन रहती है कि हर वक्त वो बदतमीज़ी करता रहता है, गुस्से में रहता है, चीखता चिल्लाता है, ठीक है, तोड़ फोड़ करता है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ बात है, ठीक है, तो हम इसे एबनॉर्मल बिहेवियर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर में डिफरेंस है, यानी जो नॉर्मल बिहेवियर होगा वो किसी भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। वहाँ के जो भी उस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, अगर कोई शख्स उसके मुताबिक अपना बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा, उसके मुताबिक वो कैरेक्टर अदा नहीं कर रहा, अपना बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। मैंने वर्ड यूज़ किया था एबनॉर्मेलिटी। जब कोई फ़र्द जो है अपने बिहेवियर को एबनॉर्मल शो कर रहा हो ना, तो हम कहते हैं इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि इसके रवैये के अंदर
आम लोगों से हट कर कोई नेगेटिव चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी आमतौर पर हम कहते हैं एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे आम तौर पर जिसमें हम नाकाबिले कबूल किरदार, ठीक है, जिसे हम आम तौर पर कबूल नहीं करते, उसमें ऐसा किरदार होगा, उसमें ऐसी सोच होगी या फिर उसमें ऐसे जज्बात होंगे जिसे आम माशरा या सोसाइटी कबूल ना करता हो, तो उसकी एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। ठीक है, यानी एबनॉर्मेलिटी एक आम काबिले कबूल किरदार, जज्बात और सोच, यानी बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न और उसकी कॉग्निशन, इससे इनहराफ यानी डेविएशन वो कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे इस फर्द में एबनॉर्मेलिटी है। समझ आ गई आपको ये बात? क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं? जी, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं एबनॉर्मेलिटी के हवाले से मज़ीद, लेकिन एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को मैं ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं और वो उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन कर दूं जो मैंने उसमें 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आम काबिल कबूल किरदार, सोच और जज्बात, इनसे जब भी कोई फ़र्द जो है इनहराफ करेगा, ठीक है, तो वो एबनॉर्मेलिटी में चला जाएगा। अब आम काबिल कबूल किरदार कौन सा है? जैसे फ़र्ज़ करें मेल है, मेल के ऊपर सूट करता है कि वो मेल्स वाले ही कपड़े पहने, ठीक है, मेल्स की तरह ही नज़र आए, उन्होंने दाढ़ी रखी हो या क्लीन शेव हो या जो भी एक मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें आती हैं उनमें वही चीज़ हों। ठीक है, वो नॉर्मल उनका बिहेवियर है। ठीक है, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, कमीज शलवार पहनते हैं, पजामा कुर्ता पहनते हैं, वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेल जो है वो मुंह के ऊपर मेकअप लगा के फिर रहा हो, ठीक है, वो फीमेल्स की कपड़े पहन रहा हो, ठीक है, वो फीमेल्स की तरह एक्ट कर रहा हो, लेकिन है वो मेल, लेकिन वो उसके तमाम बिहेवियर फीमेल्स वाले अगर वो शो करे, तो हम उसको कह देंगे ये एबनॉर्मेलिटी है। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो किरदार है, वो नाकाबिले कबूल है। ठीक है, फिर एबनॉर्मेलिटी में मैंने नेक्स्ट बात की जज्बात की। ठीक है, यानी कि आपके इमोशंस जो होते हैं। अब इमोशंस में एबनॉर्मेलिटी या नॉर्मेलिटी कैसे होगी? देखें, इंसान का किसी के साथ भी अटैच होना या अटैचमेंट होना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, अब हमारी इमोशनली किसी के साथ भी बाउंडिंग हो जाए, एक नॉर्मल हद तक तो ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे कह देती हूँ, अगर 2 मेल हैं, वो आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, वो आपस में दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त की हद तक वो आपस में बातचीत करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, खाना खाते हैं, दैट्स नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मेलिटी है। लेकिन इसको हम एबनॉर्मेलिटी उस वक्त कहेंगे जब वो दोनों हद से ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनका इन्वॉल्व होना इस हद तक चला जाएगा कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे और वो ये डिसीज़न ले लें, ये फ़ैसला कर लें कि हम शादी करेंगे, या वो ज़िद पकड़ लें कि हमने तो एक दूसरे से ही मेल ने मेल से शादी करनी है। तो इसको एबनॉर्मेलिटी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है काबिल कबूल बात नहीं है कि मेल की मेल से शादी हो। ठीक है, तो ये इमोशंस जो हद से ज़्यादा आपके जो है ना हाई हो गए हैं। ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटी में चला जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया सोच में, यानी कॉग्निशन जो है, उसमें अगर आपकी कॉग्निशन ऐसी हो जाए, सोच ऐसी हो जाए जो कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो माशरे के असूल हैं, उनसे इनहराफ कर जाए, उनसे मुख्तलिफ हो जाए, उनके ख़िलाफ़ चली जाए। अच्छा, सोच किस तरीके से माशरे के ख़िलाफ़ जा सकती है आपकी? जैसे फ़र्ज़ करें हम जो है, अभी मैंने आपको एक वो इंसेक्ट्स वाली एक मिसाल दी थी, वो बिल्कुल उसी की मिसाल आप ले सकते हैं। ठीक है, या मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ अरसे पहले ना कुछ सालों पहले जो है ना बड़ा एक चला था कि मुर्दा खोर, ठीक है, जो लोग जाते थे जाके कब्रिस्तान से कब्रें खोद के जो लाश जिंदा मतलब ताज़ा ताज़ा दफनाई जाती थी, उसको निकाल के ना वो गोश्त खाते थे। ठीक है, अब उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि जो मतलब ताज़ा गोश्त जाकर मतलब ताज़ा लाश जो जाके दफनाई जाती है वो तो मर गए हैं। अब मरने के बाद उनके साथ कुछ भी किया जाए, क्या होता है इससे? ठीक है, क्या होता है? ये वो तो अब ना दुनिया के काम के हैं ना किसी और के काम है, उनका जिस्म तो अब बस आपने दफना दिया, मिट्टी के हवाले कर दिया, अब किसी की उस पर क्या मतलब कोई हुक्मरानी तो नहीं है ना उस पर। उनकी ये सोच थी। ठीक है, अब वो जाते थे, 2 भाई थे आई थिंक, वो जाते थे कब्रों को खोदते थे और वहाँ से वो मुर्दे को निकाल के ना वो खाते थे।
तो यहाँ पे सोच का एक डिफरेंस आ गया। क्या हम नॉर्मल इंसान हैं, हम तो मतलब ये कहते हैं कि कब्र, किसी की कब्र के ऊपर से फलांगना भी ना नहीं चाहिए, ये भी अच्छी बात नहीं है किसी की कब्र के ऊपर से इंसान फलांगे, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल सोच है, नॉर्मेलिटी है। लेकिन एक फ़र्द अगर ये सोच रहा है, उसकी कॉग्निशन इस हद तक गिर गई है, उसकी थिंकिंग पैटर्न इतना ख़राब हो गया है कि उसे यही नहीं पता कि जाके किसी की कब्र खोद के उसको निकाल के मरे हुए मुर्दार को खाना, ठीक है, मुर्दार को खाना ये सही है या गलत है, उसे इस चीज़ की इसका शऊर ही नहीं रहा, इसकी अक्ल ही नहीं रही, तो हम उसको एबनॉर्मेलिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर हम दीन इस्लाम की रूह से भी देखें तो पहली बात तो कच्चा गोश्त वैसे ही हलाल नहीं, हराम है, और दूसरी बात इंसान का गोश्त तो किसी सूरत ही इस्लाम में हलाल नहीं है ना, कि आप कहें कि जी इस्लाम में हलाल है तो खा रहे, नहीं। ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स से, यानी जो हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे इनहराफ कर रहे हैं, तो ये एबनॉर्मेलिटी में कंसीडर होगा। होपफुली आपको एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब किसी भी फ़र्द की एबनॉर्मेलिटी को जज करने के लिए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम जो है ना 4 चीज़ों को देखते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं 4 Ds, ठीक है। पहला डी, 4 Ds में पहला D जो होता है वो डेविएंट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो डिसफंक्शनिंग होता है, तीसरा D जो होता है वो डिस्ट्रेस होता है, और 4th D जो होता है वो डेंजर होता है। अब इन 4 Ds की मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। जी तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं 4 Ds की। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी फ़र्द की एबनॉर्मेलिटी अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें ये 4 Ds हर हाल में होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट D जो है वो है डेविएंस, यानी कि इनहराफ होना। वो आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा उसके अंदर ये मौजूद हो ख़राबी कि वो जो है माशरे के जो असूल व ज़वाबित हैं उनके ख़िलाफ़ काम करता हो, ठीक है। जैसे ड्रग पेशेंट्स जो होते हैं वो ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं, तो ये हमारे सोसाइटी के बिल्कुल जो है ना ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो, ठीक है। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को कबूल नहीं करती, बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते, हमारा इस्लाम कबूल नहीं करता, ठीक है। हमारे बीइंग अ मुस्लिम जो हमारी ये कंट्री है पाकिस्तान, इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये डेविएंस हो गया, ठीक है। सेकंड जो मैंने वर्ड यूज़ किया था डिसफंक्शनिंग, सेकंड D जो होगा वो डिसफंक्शनिंग होगा। अब डिसफंक्शनिंग में क्या आ जाएगा, जो अभी पहले भी मैंने आप लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में एक्सप्लेनेशन दी थी कि जब कोई फ़र्द इस कंडीशन में हो कि उसके किसी भी अमल की वजह से या किसी भी मसले की वजह से उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही हो, ठीक है, डिसफंक्शनिंग हो रही हो उसकी, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही हो, और उसकी एजुकेशनल लाइफ जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो रही हो। जैसे ड्रग पेशेंट्स की मैंने अभी बात की ना, बाज़ स्टूडेंट्स भी ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। पहली बात, कोई स्टूडेंट उसने ड्रग्स लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है पहला उसमें D मौजूद है, डेविएंस, ठीक है। सेकंड बात, दूसरी बात, उसने ड्रग्स लिए तो उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, यानी कि उसकी एजुकेशन जो है वो तबाह होने लगे, घर वालों के साथ उसके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, अगर वो मैरिड है तो उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारा थर्ड D है वो है डिस्ट्रेस, यानी कि परेशान रहना। अब वो जो पेशेंट होगा उसमें अगर थर्ड D होगा तो वो हर वक्त परेशान रहेगा, घबराया हुआ रहेगा, जहनी दबाव का जो है वो शिकार रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी जो साइकोलॉजिकल लाइफ है, यानी जो दिमाग नफ्सियाती जो उसकी ज़िंदगी है वो भी मुतासिर होगी। हर वक्त उदास रहना, गमगीन रहना, खिंचाव रहना, अपने आप को दुख की सी कैफियत में फ़ील करना, ठीक है, ये उसमें थर्ड D हो जाएगा। एंड जो फोर्थ D जो है वो है डेंजर, यानी ऐसा शख्स जो है वो अपने लिए भी ख़तरा होगा, ठीक है, और दूसरे के लिए भी। या तो वो अपने आप को ख़तरा पहुंचाने वाला होगा या फिर वो दूसरे को ख़तरा पहुंचाने वाला होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे मैंने भी एक स्टूडेंट की मिसाल दी, अगर कोई स्टूडेंट है, पहला उसमें D मौजूद है डेविएंस, उसने ड्रग्स ली, उसने डेविएंस की, यानी माशरे से के जो असूल्स हैं उनसे इनहराफ किया, ठीक है। सेकंड D उसकी डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो गई, उसकी एजुकेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, ठीक है, उसमें डिसफंक्शनिंग आ गया। वो अब एक तरतीब से एक फंक्शंस जो अपने परफॉर्म कर रहा था वो फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एजुकेशन में अगर वो पढ़ रहा था तो उसका जो एजुकेशन फंक्शन है वो नहीं वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, अपना तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम
नहीं दे पाएगा। थर्ड उसमें क्या बताया मैंने आपको, डिस्ट्रेस। जब वो ड्रग्स लेगा तो उसकी एजुकेशन होगी मुतासर, एजुकेशन मुतासर होगी, उसकी फैमिली रिलेशंस मुतासर होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो हर वक्त जहनी दबाव का शिकार रहेगा, परेशान रहेगा, गमगीन रहेगा, ठीक है। उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, ठीक है। एंड द फोर्थ डी, और जो लास्ट डी है वो है डेंजर। तो ऐसा शख्स क्या होगा कि वो अपने लिए ख़तरा होगा, या तो वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, खुदकुशी की तरफ चला जाएगा, खुदकुशी करने की कोशिश करेगा, ख़ुद को वैसे ज़ख्मी करने की कोशिश करेगा, खुद को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर उसका दूसरा अमल क्या होगा कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे ड्रग्स पेशेंट होता है, अगर उनको ड्रग्स ना मिल रही हो तो फिर वो क्या करते हैं, वो घर वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी करते हैं। चोरी करके भी तो आप किसी को नुकसान ही पहुंचा रहे हो ना, ठीक है। वो मारते पीटते हैं, बीवी को मारते पीटते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात वो पैसे चोरी करने के चक्कर में किसी की जान भी ले लेते हैं, ठीक है। वो खतरे की अलामत है, डेंजर है वो, या अपनी ज़ात के लिए डेंजर है या दूसरे की ज़ात के लिए डेंजर है। तो ये हमारे एबनॉर्मलिटी को जज करने के लिए 4 Ds होते हैं। जब ये 4 Ds किसी भी पर्सन में मौजूद होंगे तो हम कह सकेंगे कि ही या शी इज़ एबनॉर्मल। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है ना अपने DSM-5 के कोर्स की जानिब चलते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट, जो मूड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और मूड डिसऑर्डर्स को DSM-5 में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। मूड डिसऑर्डर्स DSM-5 में जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन मैं पहले आपको बेसिकली मूड डिसऑर्डर्स क्या थे उनके बारे में बताऊंगी, जिनमें सबसे कॉमन हमारा डिप्रेशन होता है, ठीक है। हम वर्ड डिप्रेशन बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हमें बेसिकली पता नहीं है कहाँ से कैसे आया और किस तरीके से ये डिप्रेशन से डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं इनको अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। ये DSM-5 में नहीं है, ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब DSM-5 के अकॉर्डिंगली हमको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, मतलब उनमें मौजूद डिसऑर्डर्स को जब पढ़ेंगे तो मैं बाकायदा आपको बताऊँगी कि ये डिसऑर्डर DSM-5 में है, और यहाँ से मैं रीड आउट कर रही हूँ, यहाँ से समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहले मूड डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं इनको अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, और ये कोई पहली बार लाइफ में इनका जिक्र नहीं हुआ। इनका पहले बहुत से दौरों में, कदीम दौर में इसका इस्तेमाल होता रहा है अफेक्टिव डिसऑर्डर्स का, ठीक है। जिनमें यूरोप के हो गए, मिस्र के हो गए, रोम के हो गए, चीन के हो गए, ठीक है, और उसके अलावा यूनान के लोग हो गए। इन हिंदू जो अदीब लोग हैं, इन्होंने सब ने ही इनका जिक्र किया हुआ है मूड डिसऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, देखिए, हम इंसान हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ है, एक नॉर्मल ज़िंदगी है, ठीक है। हमारे नॉर्मली मूड तब्दील होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सदा खुशी रहते हैं या सदा उदास ही रहते हैं, नहीं। हमारे मौके महल के लिहाज से जो है ना मूड जो है वो चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, कोई कामयाबी हम हासिल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, हम खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी की वफ़ात हो जाती है, किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम इस जानी नुकसान पर या माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं, अफसुर्दगी का इजहार करते हैं, गुस्सा भी हमें आता है, हम लाड भी करते हैं, ठीक है। ये तमाम सूरत हाल हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं और इसमें तब्दीली होती रहती है। मतलब कि कभी हम उदास हैं तो कभी हम खुश हैं, ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपके जो मूड्स हैं या जो आपके एहसासात हैं उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है, ठीक है। हम जो हमारे मूड का उतार चढ़ाव जो नॉर्मल है, इसको हम कब मूड डिसऑर्डर कहेंगे? हम इसको उस वक्त मूड डिसऑर्डर कहेंगे जब मूड का जो उतार चढ़ाव है ना, यानी कभी हम अच्छे खुश हो रहे हैं, कभी हम उदास हो रहे हैं, किसी ज़ाहिरी वजह के बग़ैर ही लाहक हो, यानी कि कोई वजह भी नहीं है और हम जो है परेशान बैठे हैं, उदास बैठे हैं, ठीक है, और बहुत शदीद हो, तो हम कहेंगे मूड डिसऑर्डर है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक मौसम है, जैसे दिसंबर को बड़ा कहा जाता है शायराना मौसम है या उदासी का मौसम है, ठीक है। दिसंबर की रातों की बड़ी बात की जाती है, बड़ी उदासी की होती हैं। तो एक नॉर्मल बात है, अगर रात हुई है तो बंदे का थोड़ा सा दिल उदास होता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर कोई फ़र्द मुसलसल उदास रहता है, उस उदासी की कोई वजह भी नहीं पता, उसकी दिलचस्पी चीज़ों से ख़त्म होती जा रही है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता कोई बिना किसी वजह के, ठीक है, और ये उदासी शदीद से शदीद तर होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि उसको कोई मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, मूड डिसऑर्डर की कुछ एग्ज़ाम्स जो पहले बयान की गई थी उनमें मैनिया का बताया गया था। मैनिया होता है, फिर एक कंडीशन डिप्रेशन जो हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं, हालांकि DSM-5 में डिप्रेशन का वर्ड नहीं इतना यूज़ हुआ। आई थिंक कि किसी भी डिसऑर्डर में बाकायदा डिप्रेशन का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, लेकिन फिर भी हम बहुत आम कोई पेशेंट हमारे पास आ जाए, हम पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूँ, ठीक है, हम खुद परेशान हो जाते हैं DSM-5 में हम कहाँ से डिप्रेशन को ढूंढे, ठीक है। तो ये पहले जो मूड डिसऑर्डर्स बयान किए गए थे ना DSM-4 में, उसमें डिप्रेशन को डायग्नोज किया गया था, ठीक है। फिर बाईपोलर डिसऑर्डर्स हमारे होते हैं, जिसमें अब जो DSM-5 में हम पढ़ेंगे बाईपोलर 1, 2, फिर उसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स जो बाईपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे वो, ठीक है। फिर DSM-5 में नहीं है सीजनल डिप्रेशन, ठीक है, लेकिन मे भी उसका किसी और नाम से उसमें हो, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हम आगे बात करेंगे। तो इस सीजनल डिप्रेशन भी होता है जो मौसम के लिहाज से होता रहता है। तो ये हमारे मूड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। DSM-5 में जब हम जाएंगे तो उसमें तो हम ज़ाहिर है सारे ही जो भी मूड डिसऑर्डर्स दिए होंगे वो पढ़ेंगे। ये DSM-4 का मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें मूड डिसऑर्डर्स बताए गए थे। अच्छा, हम जो है ना यूज़ करते हैं एक टर्म डिप्रेशन, ये क्या होता है? चलें इसके बारे में ज़रा सी पहले बहस कर लें, थोड़ी बात कर लें, ताकि हमें डिप्रेशन का भी अंदाज़ा हो कि डिप्रेशन क्या होता है। तो फिर उसके बाद हम जो है ना आगे जो बाईपोलर डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी तरफ इंशाल्लाह ताला चलते हैं। बच्चे, DSM-5 का हम आगाज़ करेंगे, लेकिन उसके आगाज़ से पहले हमें कुछ बातें DSM-4 की भी पता होनी चाहिए, क्योंकि DSM-5 हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, हमें जब DSM-4 के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो हम DSM-5 पढ़ नहीं पाते, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि कौन से एग्जाम्स DSM-4 में ख़त्म करके अब जो है DSM-5 में उनको चेंज कर दिया गया, और कौन सी बीमारियां DSM-4 में क्या थी और अब क्या हो गई हैं। अच्छा खैर, मैंने DSM-4 अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ आपको भी थोड़ा सा DSM-4 के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे DSM-5 की तरफ लेकर चलूँ। DSM-4 में ना कुछ मूड डिसऑर्डर्स बयान किए गए हैं, जिन्हें अब DSM-5 में जो ना अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया, जैसे कि मूड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कर दिया गया DSM-5 में, और बाईपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर अलग कर दिए गए, ठीक है। लेकिन जो DSM-4 था उसमें बाईपोलर डिसऑर्डर्स को और क्या नाम है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिनको डिप्रेशन का नाम देकर ना एक ही कैटेगरी में रखा गया था, जिन्हें नाम दिया गया था मूड डिसऑर्डर्स। अच्छा, मूड डिसऑर्डर्स जो हैं इनको अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं मूड डिसऑर्डर्स? हम उस वक्त कहेंगे कि जब किसी भी फ़र्द का जो मूड है उसमें उतार चढ़ाव जो है, ठीक है, वो बग़ैर किसी वजह के हो, और वो हो भी तो बहुत शदीद किस्म का हो। देखें, हम इंसान हैं, नॉर्मल हैं, हम किसी भी शादी में जाते हैं तो खुश होते हैं, एक नॉर्मल बात है। हमें कोई कामयाबी मिलती तो हम खुश होते हैं, नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर खुदा ना करे कोई हमारा प्यारा फौत हो जाता है तो हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, हमें गम होता है, दुख होता है, रंज होता है। और अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए हमें गुस्सा आता है, नॉर्मल बात है, ठीक है। ये हमारे मूड स्विंग्स होते हैं जो नॉर्मल वक्त के साथ आते हैं और उतरते हैं, और उतरते और चढ़ते रहते हैं, इसमें कोई इतनी कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त गंभीर हो जाती है, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है अगर ये उतार चढ़ाव मुस्तकिल हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और ये उतार चढ़ाव जो है बग़ैर किसी वजह के हों, और जो हों तो हों लेकिन ये शदीद किस्म के हों, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है मुतासर होना शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं। मतलब हम नहीं, मतलब क्लाइंट की बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई जो मैं आप लोगों के साथ कर लूँ। अब मैं जब आप लोगों को डिसऑर्डर्स पढ़ाऊँगी ना, तो इसमें बहुत सी अलामात और बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होंगी, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आपके अंदर भी ये हैं, ठीक है। तो इन बातों को, इन चीज़ों को ना आप लोगों ने ना अपने ऊपर सवार नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को समझना है और सीखना है, ठीक है। यानी जो डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे उनके अलामात जो उर्दू में पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने उनको इस चीज़ का अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ें हम सिर्फ पेशेंट्स के लिए सीख रहे हैं, ताकि हम अपने पेशेंट्स को अच्छे से डील कर सकें, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट प्लान बना सकें और अच्छे से उनको ट्रीट कर सकें। ये अलामात, ये बातें अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो ये नॉर्मल बात है, हम कोई जहनी मरीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए इन बातों को आपने अपने ऊपर लागू नहीं करना। क्लियर दैट?
अच्छा, तो DSM-4 के हवाले से मूड डिसऑर्डर्स जो बयान किए गए थे उनमें एक मैनिया बताया गया था, डिप्रेशन बताया गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और सीजनल डिसऑर्डर्स थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी। डिप्रेशन के बारे में इसलिए बताऊंगी ताकि एक तो आपको डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये क्या था, और फिर जब डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी उनको जानना। फिर दूसरा, DSM-5 में कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं, नॉर्मल मूड, नॉर्मल हो गया, स्वेयर हो गया, मॉडरेट हो गया, माइल्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मूड्स बताए गए हैं जो अगर हम यहाँ पे पढ़ लेंगे डिप्रेशन में तो हमें फिर DSM-5 में उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है डिप्रेशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। जी, तो हम डिप्रेशन के बारे में अगर बात करते हैं सबसे पहले तो जो स्लिगमैन है इसने 1973 में डिप्रेशन को एक नफ्सियाती बीमारी कहा था। ठीक है, उसका कहना था कि डिप्रेशन जो है किसी नफ्सियाती या तिब्बी मसले की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि देखें हम इंसान हैं, हमारी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें हम कभी परेशान भी होते हैं, कभी हमें किसी चीज़ से एंजाइटी भी हो जाती है, कभी हम पे उदासी और मायूसी भी छा जाती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम डिप्रेस्ड हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, नहीं। डिप्रेशन की कुछ अलामात हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी, वो होंगी तो हम कह सकते हैं इसे डिप्रेशन है। ठीक है, तो वो जो है जिसे क्या नाम है हमारे DSM-5 में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में लिया गया डिप्रेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जी जो स्लिगमैन है वो कहता है कि डिप्रेशन जो है किसी भी नफ्सियाती या तिब्बी मसले से मुंसलिक होता है, यानी अगर किसी को कोई नफ्सियाती मसला आ रहा हो तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, या अगर किसी को कोई तिब्बी मसला आ रहा है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, नफ्सियाती मसले की अगर हम बात करें, अगर एक फ़र्द है वो बाहर जाने से डरता है, उसे बाहर मतलब लोगों के बीच में गैदरिंग अच्छी नहीं लगती है, किसी जगह पे जाने से वो डरता है। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अगोराफोबिया का जो पेशेंट है। ठीक है, अब वो इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं कायम कर सकता। ठीक है, वो इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। फिर इसी तरह का कोई ड्रग पेशेंट है, वो चाहता है कि वो ड्रग को छोड़ दे लेकिन वो ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहा, किसी भी वजह से लाख कोशिश के बावजूद वो ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहा, तो वो इस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे छूट नहीं रही। ठीक है, फिर इसी तरह अगर तिब्बी लिहाज से हम डिप्रेशन का कहेंगे, कोई फ़र्द तिब्बी लिहाज से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, तो अगर अल्लाह ना करे किसी पेशेंट की आँख का कोई ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा फ़र्द है जिसकी आँख जो है वो किसी भी वजह से डैमेज हो गई और उसका ऑपरेट हुआ है, तो वो इस वजह से डिप्रेशन में जा सकता है कि मेरी आँख जो है अब ऑपरेट हो गई है, तो अब ये छोटी हो गई है, या पता नहीं इसका ऑपरेशन ठीक होगा कि नहीं होगा, मुझे नज़र सही नहीं आता है। कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, तब भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे अगर किसी का कलर जो है वो फेयर नहीं है, तो वो इस वजह से कि जी मेरा रंग काला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, मतलब कहने का कि हमारी जो सोचें हैं ना, ठीक है, जिसकी वजह से हम मायूसी या उदासी का शिकार हो जाएं और वो बहुत हद तक हो जाएं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। जो DSM-4 में डिप्रेशन के बारे में कहा गया, वो कहते हैं कि DSM-4 कहता है कि डिप्रेशन, उसको अफसुर्दगी का नाम दिया DSM-4 में डिप्रेशन को उर्दू में। ठीक है, तो DSM-4 कहता है कि जो डिप्रेशन है ना, ठीक है, ये एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जो कम अज़ कम, इसकी ड्यूरेशन उन्होंने बताई है कि 2 हफ्ते बरकरार रहे। ठीक है, कम से कम 2 हफ्ते तक बरकरार रहता है, और इसका जो असर होता है वो फ़र्द की सोचों पर होता है, यानी फ़र्द का जो थिंकिंग पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, और जो फ़र्द की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं ज़िंदगी की, ठीक है, उसमें वाज़िया तौर पर हमें उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे, वाज़िया तौर पर हम डिप्रेशन को देख सकते हैं कि डिप्रेशन उसको है। अच्छा, जो डिप्रेशन की जो मतलब कह लें अलामात बताई गई हैं एपा में, जो 1980 में बताई गई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जी जो फ़र्द डिप्रेशन का शिकार होगा उसका मूड जो है वो ज़्यादातर उदास रहेगा, उसकी तबीयत में उदासी रहेगी। ठीक है, हर वक्त वो मुंह बनाए बनाए फिरेगा, खामोशी से बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करनी उसने। ठीक है, फिर उसके अलावा इसमें जो है ना 2 तरह की सूरत हाल हो सकती है कि या तो पेशेंट का जो डिप्रेशन की वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है तो उसका वेट कम हो जाता है, या फिर वो
डिप्रेशन की वजह से या तो खाता पीता ज़्यादा, इस वजह से वेट बढ़ जाता है, या फिर नहीं खाता तो उसकी वजह से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इनके दो सूरतें होती हैं, या तो उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा या वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि या तो मरीज़ का वज़न बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा डिप्रेशन में। फिर उसके अलावा जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होंगे उनको सोने में भी दिक्कत होती है, सोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अगर उनकी एक बार आँख खुल जाए तो दोबारा उनके लिए सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर वो सुबह के वक्त जल्दी उठ जाएं तो भी वो देर तक सोते रहने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनसे सोया नहीं जाता। या फिर वो ये भी हो सकता है, वो कहते हैं बस हम सोए ही रहें, सोए ही रहें, सोए ही रहें, ये भी हो सकता है। या फिर उनको नींद आ भी नहीं सकती, दोनों सूरतें हो सकती हैं। फिर उसके अलावा उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुस्ती सी रहती है। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होंगे, बेचैनी रहती है, सुस्ती सी रहती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, मामूली कामों में दिलचस्पी, जो मामूल के काम होते हैं उनसे दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है उनकी, ठीक है। या तो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उन्हें हर वक्त ऐसे लगता है जैसे उनके जिस्म में ना जान ही नहीं रही, उन्हें अपना जिस्म टूटा टूटा और थका थका सा महसूस होता है, ठीक है। वो अपनी ही ज़ात में ख़ुद को जो है ना हकीर समझना शुरू हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोई अहमियत नहीं रही, उनकी ज़ात की कोई मतलब अब कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। और वो एक ख़ुद ब खुद ही मतलब अपनी ही सोचों में, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक अगर कलर डल है तो वो अपनी ही सोचों में गुम है, मेरा तो रंग काला है, मुझे तो कोई देखेगा नहीं, मैं बाहर लोगों को कैसे फेस करूँगा। तो इस तरह खुद ही एहसास शर्मिंदगी का भी शिकार हो जाता है बंदा जो डिप्रेशन में हो, ठीक है। फिर जो उनको एक बेसिक प्रॉब्लम आता है डिप्रेशन वालों को, वो ये होता है कि उनका जो फोकस करना होता है, कंसंट्रेशन होती है, जो तवज्जो होती है ना, वो कम हो जाती है। वो किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तवज्जो नहीं दे पाते वो अपनी, ठीक है। और फिर उसके अलावा उनके अंदर जो है ना मौत के ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ुदकुशी के ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी कि उन लोगों डिप्रेशन में जो ना बेसिक चीज़ जो है, इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है यही है, ख़ुदकुशी वाला, ठीक है। जब हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये सारी अलामात वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो है ना कौन से डिसऑर्डर में मिलेंगी जब हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये अलामात हमने डिप्रेशन में पढ़ी थी। तो डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होंगे उनमें बेसिक चीज़ जो है ना वो सुसाइडल थाट्स होती हैं, ठीक है। यानी कि उन्हें जो खुदकुशी के ना ख्यालात आते हैं। और उसके अलावा ये लोग क्योंकि ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं, ख़ुद को किसी काबिल नहीं समझते, तो इसलिए इनमें ना फ़ैसला करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। इन्हें लगता है हम किसी भी मामले में कोई फ़ैसला कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनकी कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जी तो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोगों को डिप्रेशन का पता चल गया होगा, उसकी सिम्टम्स का पता चल गया होगा, ठीक है। और उसका दौरानिया भी मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो है, अगर ये सिम्टम्स जो हैं कम से कम 2 हफ़्ते अगर बरकरार रहें, कम से कम दौरानिया 2 हफ़्ते है, ठीक है। तो अगर ये कायम रहें, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन में 2 हफ़्ते लाजमी है। 2 हफ़्ते के बाद जो आगे हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें ड्यूरेशन का पता चलता जाएगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको डायग्नोस कर देंगे। DSM में के अकॉर्डिंगली, DSM-5 के अकॉर्डिंगली जब हम कोई भी बीमारी डायग्नोस करते हैं तो उसमें हम बेसिक चीज़ें जो देखते हैं वो एक तो ड्यूरेशन होती है कि ये जो बीमारी है कितने अरसे से, कितने साल से है, उसके लिहाज से हम एक डिसऑर्डर में भेजते हैं बीमारी को। और दूसरा कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, अगर वो सिम्टम्स हों तो हम उस बीमारी को डायग्नोस करते हैं कि ये मसला, ये बीमारी है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा जो डिप्रेशन के रिलेटेड मैं आपसे केस डिस्कस करती हूँ। एक साहब थे तो तकरीबन 55 साल के थे, ठीक है। उनकी ना बेगम फौत हो जाती है किसी कार हादसे में। तो लेकिन वो उसकी वफ़ात का, एक कार हादसे का, एक्सीडेंट का जो ज़िम्मेदार हैं ख़ुद को ठहराते हैं। और वो ख़ुद को क्यों ठहराते हैं, वो इस वजह से कि उनकी बेगम ने एक दिन जाना था शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी ऑफ़िस में हूँ, बिज़ी हूँ। वैसे वो इंजीनियर थे ना, ठीक है। तो क्या मैं ऑफ़िस में बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो आप ना ख़ुद चली जाओ। तो उनकी बेगम कहती ठीक है। तो वो जब वो खुद जा रही थी तो जाते हुए एक्सीडेंटली उनका किसी कार के साथ जो है ना एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई, ठीक है। तो उसका असर कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर लिया कि उन्हें लगा कि वो अपनी बीवी के कातिल हैं, ठीक है। यानी वो ये कहते थे कि अगर मैं उनके साथ चला जाता तो ये हादसा ही ना होता, मेरी बेगम आज मेरे पास होती, वो फौत ही ना होती, ठीक है। यानी वो अपनी जो बेगम थी उसकी अचानक मौत का एक तो ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराने लगे, और उस ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराते ठहराते वो उदासी की तरफ जाना शुरू हो गए। उनको जो है ना
ख़ुद ही ख़्याल आना शुरू हो गया कि ये मेरी वजह से हो गया है, मेरी वजह से वो मर गई है, मैं अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं साथ होता तो शायद वो ना मरती, मेरे पास होती। तो इसका नतीजा क्या निकला, आहिस्ता आहिस्ता उसने नशा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो नशे की हालत में अपनी बीवी से माफ़िया मांगता कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम जो है वो चली गई हो। नशा करते करते उसने जो उसके रोज़मर्रा के काम थे उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी। उसने अपने दोस्तों से मिलना मिलाना छोड़ दिया। ठीक है, वो उनके साथ हंसता बोलता नहीं था। वो फ्रेंड्स जो पार्टीज़ करते थे उनमें शिरकत उसने छोड़ दी। ठीक है, नहीं जाता था। तो उसकी रोज़मर्रा काम की जो कारकर्दगी थी वो मुतासिर होने लगी, यानी कि उसका लोगों से ज़ाहिर है मेल मुलाकात ख़त्म हो गए। ठीक है, मिलता नहीं था। जो उसके नए नए प्रोजेक्ट्स उसको मिलते थे उस पर वो काम अगर शुरू कर देता था तो उसको मुकम्मल नहीं करता था, बीच में अधूरा छोड़ देता था, जिसकी वजह से बाकी लोगों ने ज़ाहिर उसे काम देना बंद कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं वो डिप्रेशन की उस हद तक पहुँच गया था सिर्फ़ एक एहसास गुनाह की वजह से कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी, समाजी ज़िंदगी भी, उसकी पेशा वाराना ज़िंदगी भी पूरी तरह से मुतासिर हो गई थी। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम किसी को जब डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि उसकी ज़ाती, समाजी या पेशा वाराना या फिर तालीमी कोई भी या रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लाजमी तौर पर उनमें डिसफंक्शनिंग होना ज़रूरी है। तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे कवर करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर हम नए लेक्चर के साथ, बल्कि नए लेक्चर के आगे हम डिप्रेशन की एग्ज़ाम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसमें जो माइल्ड मॉडरेट वगैरह वो शुरू करके इंशाल्लाह ताला फिर हम DSM-5 में से डिसऑर्डर्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।